नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, क्या अब आरएसएस पर बैन लगने जा रहा है? क्या 100 साल पूरे करने के बाद संघी सोच पर हमेशा के लिए रोक लगने जा रही है? क्या मोदी के साथ साथ संघ के भी बुरे दिन आने वाले हैं? क्या राहुल गांधी ने संघ से निकलने वाले नफरती विचार पर प्रतिबंध लगाने की ठान ली है? आप सोच रहे होंगे कि अभी तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों पहले ही तो संघ के 100 साल पूरे होने पर खुशियां मना रहे थे, सिक्का जारी कर रहे थे, डाक टिकट जारी कर रहे थे, तो अब अचानक से बैन लगाने की बात कहां से आ गई? तो आपको बता दें कि सरकार के पास एक चिट्ठी पहुंची है जिसमें संघ की गतिविधियों को लेकर उल्लेख किया गया है और इस पर बैन लगाने का आग्रह किया गया है और इस पूरे प्रकरण के पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ है। तो ऐसा क्या कहा गया है चिट्ठी में जिससे आने वाले दिनों में संघ का नामो निशान मिट सकता है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और उसका देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने शताब्दी वर्ष से जुड़े एक आयोजन में हिस्सा लिया था और आरएसएस के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का जारी किया था, लेकिन कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन भी लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिद्धरामैया सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरएसएस संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस युवाओं और बच्चों को भड़काता है ताकि समाज में नफरत फैले और देश की एकता पर खतरा बने। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री से कहा कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक पार्कों, खेल के मैदानों, सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों पर आरएसएस की शाखाओं और बैठकों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने लिखा कि आरएसएस अपनी शाखाओं में नफरत के बीज बो रहा है, वो युवाओं को दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काता है और तो और आरएसएस के कार्यकर्ता बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक जगहों पर लाठी लेकर घूमते हैं जैसे पूरा देश उन्हीं का हो। ये सब देखकर मंत्री ने कहा कि अब जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ये मामला इतना बड़ा इसलिए क्योंकि ये चिट्ठी ऐसे समय में आई जब आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, केंद्र की ओर से पूरा सम्मान और समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन इसी वक्त कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कह रही है कि संघ को बैन किया जाना चाहिए। यानी एक तरफ केंद्र सरकार आरएसएस का गुणगान कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य की सरकार कह रही है कि यह संगठन संविधान के खिलाफ काम कर रहा है और यही टकराव आज की राजनीति का सबसे बड़ा संकेत है। एक तरफ सत्ता में बैठे लोग हैं जो आरएसएस को राष्ट्र का रक्षक कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इसे नफरत का कारखाना मानते हैं। भाजपा ने इस कदम का जोरदार विरोध किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ये सब अपने अंदरूनी झगड़े से ध्यान हटाने के लिए कर रही है। कर्नाटक की बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस आरएसएस की बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है, इसलिए बैन की बात कर रही है। उनका कहना है कि आरएसएस हमेशा अनुशासित रहा है, उसने कभी कोई हिंसक काम नहीं किया और वो एक सच्चा राष्ट्रवादी संगठन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना साफ है और अनुशासित है तो फिर आरएसएस पर आज तक 3 बार बैन क्यों लग चुका है? जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है कि स्वतंत्र भारत में आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया है। पहली बार 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय ये आरोप लगा कि हत्यारा नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़ा हुआ था और संघ का माहौल ही ऐसा था जिसने गांधी की हत्या जैसी घटनाओं को जन्म दिया। दूसरी बार 1975 में आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद जब देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 3 बार आरएसएस पर यही आरोप लगा कि उसने समाज में नफरत फैलाने का काम किया, लोगों के बीच दीवारें खड़ी की और देश की एकता को कमजोर किया। आरएसएस हमेशा कहता रहा कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, लेकिन हर बार जब देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, तब जब अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ या जब नफरत की राजनीति चरम पर पहुंची, तब आरएसएस का नाम सामने आया। तो ये कैसा सांस्कृतिक संगठन हुआ? दोस्तों, इस संगठन की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है, यानी भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है, बाकी समुदाय यहाँ मेहमान है। इस सोच में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के प्रति भेदभाव और घृणा को बढ़ावा दिया है। आरएसएस का यही चेहरा है जो संविधान की आत्मा के बिल्कुल खिलाफ जाता है, क्योंकि संविधान कहता है कि भारत सभी धर्मों और समुदायों का समान देश है। आरएसएस के इतिहास में कई ऐसे पन्ने हैं जो इसके असली चरित्र को दिखाते हैं। वो कुछ ऐसे दाग हैं जिसे आरएसएस आज भी मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बीत गया वो कभी मिटता नहीं है। 1925 में जब इसकी स्थापना हुई तब ब्रिटिश शासन भारत पर राज कर रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, लेकिन आरएसएस ने कभी भी खुल
खुलकर उस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा जैसे लोग लिखते हैं कि आरएसएस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। उस समय देश के लाखों लोग जेल जा रहे थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, लेकिन आरएसएस अपने राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में व्यस्त रहा। कई इतिहासकार कहते हैं कि यह संगठन ब्रिटिश शासन का विरोध करने की बजाय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रचार करता था, यानी स्वतंत्रता संग्राम के बजाय सांप्रदायिकता उसकी प्राथमिकता थी। इतना ही नहीं, जब 1949 में भारत का संविधान लागू हुआ तो आरएसएस ने उसे खुलेआम स्वीकार नहीं किया। उसके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के 30 नवंबर 1949 के अंक में संविधान की आलोचना की गई और कहा गया कि मनुस्मृति भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त शासन प्रणाली है। सोचिए, जिस मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों के खिलाफ भेदभाव को जायज ठहराया गया है, उसे आरएसएस ने आदर्श बताया। क्या ये संगठन संविधान के पक्ष में या उसके विरोध में? ये सवाल खुद उसके इतिहास से निकलता है। इतिहास में एक और बड़ा विवाद रहा नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा न फहराना। कई दशकों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। दोस्तों, जो लोग एक रंग के झंडे को मानते हो, उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? लोगों ने सवाल उठाया कि जो संगठन खुद को राष्ट्रवादी कहता है, वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने से क्यों डरता है? आखिरकार 2001 में जब जन दबाव बढ़ा, तब जाकर उन्होंने तिरंगा फहराना शुरू किया, लेकिन तब तक ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन चुका था। कई लोगों ने कहा कि तिरंगे के प्रति ये अनिच्छा उनकी राष्ट्रवादी छवि को खोखला साबित करती है। आरएसएस के समर्थक कहते हैं कि वो समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है, लेकिन उसके आलोचक कहते हैं कि उसकी शाखाओं में जो विचार सिखाए जाते हैं वो युवाओं को कट्टरता की ओर ढकेलते हैं। गुजरात दंगे हो या लव जिहाद जैसे मुद्दे, कई घटनाएं इस बात की गवाही देती है। हर बार आरएसएस की विचारधारा ने समाज को दो हिस्सों में बांटने का काम किया है। इस संगठन ने बार बार ये साबित किया है कि उसकी प्राथमिकता देश की एकता नहीं बल्कि हिंदू वर्चस्व की स्थापना है। कर्नाटक में प्रियंका खरगे का पत्र इसी पृष्ठभूमि में आया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी संपत्तियों पर आरएसएस की सभाएं युवाओं के दिमाग में नफरत भर रही है। ऐसी सभाएं बच्चों को संविधान से हटाकर एक संकीर्ण विचार की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस सरकारी जगहों का इस्तेमाल अपनी विचारधारा फैलाने के लिए कर रहा है, जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। इसलिए इन गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस पत्र को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। उनका मानना है कि अगर कोई भी संगठन संविधान से इतर काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उनका कदम संविधान और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।